हेलो, मैं हर्षित गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्षित फिजिक्स। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इजीली और सिंपल तरीके से डेप्थ में समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हर्षित फिजिक्स को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जिन्हें इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम आ रही हो, मतलब जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो, वो लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके इस लेक्चर में यूज हुए इंग्लिश के मेन मेन वर्ड्स की हिंदी और हिंदी के नोट्स ले सकते हैं। तो पिछले टर्म पे ऑप्टिक्स की सीरीज में हम बात कर रहे थे। पिछले पिछले लेक्चर पे हमने ऑप्टिक्स के इंट्रोडक्शन की बात करी थी। हमने बताया था कि ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइट और लाइट से रिलेटेड फिनोमेना की स्टडी करते हैं। तो आज हम लोग लाइट के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि लाइट क्या होती है। आज हम लाइट का केवल हिस्टोरिकल ओवरव्यू की बात करेंगे, किस तरह से कौन कौन सी थ्योरी लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई। तो लाइट क्या होती है इसको समझने के लिए, लाइट को समझाने के लिए अभी तक मेन चार थ्योरी आई आई हैं। सबसे पहली है न्यूटन न्यूटन करपस्कुलर कुलर थ्योरी। और दूसरी थ्योरी है हाइगेंस की हाइगेंस वेव थ्योरी। हाइगेंस वेव थ्योरी। तीसरी थ्योरी है प्लांक की प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। और चौथी थ्योरी है मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो ये चार थ्योरी लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए अभी तक आई है। इस लेक्चर में इन चारों के बारे में डिटेल में बात तो नहीं करेंगे, लेकिन इन चारों का एक ओवरव्यू लेंगे हम लोग। और इसके बाद इन चारों का जो कंक्लूजन निकलेगा उसकी हम लोग मेन बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले न्यूटन ने क्या बताया? सबसे पहले न्यूटन ने बताया कि लाइट जो है, सबसे पहले जो न्यूटन की थ्योरी है उसमें न्यूटन ने बताया कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में आगे बढ़ती है। और ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इन पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। और ये पार्टिकल किसी लाइट सोर्स से निकलते हैं, लगातार लाखों करोड़ों की संख्या में निकलते रहते हैं पर सेकंड, और स्टेट चलते हैं क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट होता नहीं है, इसलिए ये स्टेट चलते हैं। जैसे कोई बॉडी है, अगर हम इसको सीधे ऐसे फेंक दें, अगर ग्रेविटी ना होती तो ये बॉडी सीधे ही जाती, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी यहाँ पर है, तो अर्थ की ग्रेविटी के कारण ये बॉडी ऐसे मुड़ जाती। तो न्यूटन ने कहा कि यही ऐसे ही पार्टिकल होते हैं, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ये पार्टिकल इसी तरह से बिल्कुल सीधे चलते रहते हैं। इस तरह से लाइट, उन्होंने कहा, स्ट्रेट लाइन में चलती है। और उन्होंने बताया कि कोई ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखता है। तो उन्होंने बताया कि जब ये जो पार्टिकल्स हैं किसी लाइट सोर्स से निकल के किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ते हैं और वहां से रिफ्लेक्ट होके, परावर्तित होके हम लोग की आंख पर पड़ते हैं, तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ता है। ठीक है। इसके बाद इन्होंने रिफ्लेक्शन को भी एक्सप्लेन किया और रिफ्लेक्शन को भी। रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने ये माना कि जब कोई लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है, आती है, तो उस लाइट के जो स्मॉलेस्ट वाले पार्टिकल हैं और जो सरफेस के जो पार्टिकल है उनके बीच कोलिजन होता है। और ये कोलिजन इलास्टिक होता है, मतलब एनर्जी का लॉस नहीं होता। और इस इलास्टिक कोलिजन के द्वारा ही जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है उनको एक्सप्लेन किया। ठीक है। और इसके बाद इन्होंने रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि जब कोई लाइट किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर आती है, तो जैसे मान लो रेयर से डेंसर मीडियम में आती है, तो जो डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो लाइट के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं, और अट्रैक्ट करते हैं जिससे इन पार्टिकल की चलने की डायरेक्शन मुड़ जाती है और लाइट बेंड हो जाती है। और उन्होंने बताया कि जब लाइट के पार्टिकल्स को ये डेंसर मीडियम के पार्टिकल अट्रैक्ट करते हैं जिससे उनकी स्पीड बढ़ जाती है, इसका मतलब उनका कहना ये था कि लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है और रेयर मीडियम में कम होती है। तो ये बातें न्यूटन ने बताई। और अपने इस थ्योरी के बेसिस पर जो उस टाइम के जो मेन प्रिंसिपल, मेन जो फेनोमेना थे, जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इनको इन्होंने एक्सप्लेन। न्यूटन ने मैकेनिक्स में बहुत काम किया है, तो मतलब अपनी पूरी पूरी मैकेनिक्स को इसी में लगा दिया इन्होंने। पूरी ये लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए इसी को अपने मैकेनिक्स का यूज कर डाला, है ना। तो ये था न्यूटन का की थ्योरी। ये थ्योरी न्यूटन ने दी थी 1675 में। और 3 साल के बाद ही हाइगेंस ने अपनी थ्योरी दे दी। 3 साल के बाद ही 1678 में हाइगेंस आए। उन्होंने कहा ऐसा है, जो न्यूटन बोल रहे हैं ये बात गलत है। उन्होंने कहा लाइट जो है
वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, लाइट वेव्स के फॉर्म में चलती है। जैसे पानी में अगर हम पत्थर फेंके तो जो वेव्स बनती हैं, तरंगे बनती हैं चारों तरफ, ऐसे ही लाइट भी चारों तरफ फैलती है। ठीक है, इन्होंने ये भी बताया कि अपनी बात को समझाने के लिए लोगों को उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल दिए, है ना। सबसे सबसे पहली बात तो उन्होंने ये बताई कि अगर किसी लाइट सोर्स से ये पार्टिकल्स लगातार निकलते रहेंगे तो एक टाइम के बाद तो वो लाइट सोर्स गायब हो जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई जैसे बल्ब से क्या, बल्ब लगातार जलता है तो क्या एक टाइम के बाद फिलामेंट गायब हो जाता है क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो मतलब ये लाइट पार्टिकल्स के फॉर्म में नहीं चल सकती। ठीक है, अपनी बात को समझाने के लिए अपनी बात को समझाने के लिए हाइगेस ने कई सारे एग्जाम्पल दिए। जैसे उन्होंने कहा कि एक मान लो कोई एक बंद कमरा है, एक पूरा बंद कमरा है और वहां पर कहीं से भी लाइट अंदर नहीं आ सकती है। एक मान लो उसमें कोई छोटी सी खिड़की लगी है, अगर उस खिड़की खोल दें तो अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती तो लाइट को केवल उतनी जगह आनी चाहिए जहाँ खिड़की है। हालांकि लाइट पूरी जगह फैल जाती है ना, मतलब लाइट किसी भी कॉर्नर पे आप जाके पढ़ सकते हैं, हर जगह लाइट फैलती है। इसका मतलब लाइट्स वेव्स की जैसे फैलती है चारों तरफ। और भी एग्जांपल, जैसे मान लो कि किसी का घर है और उस घर का जो मेन गेट है वो वेस्ट की तरफ है और घर पीछे से पूरा बंद है। और तो जैसे ही सुबह सनराइज हो ईस्ट से और अगर कोई अपने घर का गेट खोले तो क्या उसके घर में लाइट नहीं आएगी? क्या आएगी लाइट, है ना। तो इसका मतलब लाइट फैलती है चारों तरफ। लाइट बेंड भी हो सकती है ना। लाइट लाइट ऊपर से सामने से अपने घर के अंदर आ गई, इसका मतलब लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। तो ये एग्जांपल दिए हाइगेस ने अपनी वेव थ्योरी को समझाने के लिए। इसके बाद भी ज्यादातर लोग न्यूटन की बात को सपोर्ट करते थे, हाइगेंस की बात को कम लोग सपोर्ट करते थे उस टाइम। इसका सबसे बड़ा रीजन था कि न्यूटन उस समय एक बड़े साइंटिस्ट थे, मतलब उनकी एक तरह से चलती ज्यादा थी, है ना। मतलब ये मान के चलो पूरी फिजिक्स को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, क्लासिकल फिजिक्स और एक मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में सबसे ज्यादा डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट न्यूटन थे, तो उनकी चलती ज्यादा थी। तो उस टाइम ज्यादातर लोग न्यूटन की ही बात को सपोर्ट करते थे, हाइगेंस की बात को लोग सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, हाइगेंस के अकॉर्डिंग लाइट की जो स्पीड है वो रेयरर मीडियम में ज्यादा होती है और डेंसर मीडियम में कम होती है। जबकि जबकि न्यूटन इसकी उल्टी बात बोल रहे थे। न्यूटन के हिसाब से लाइट की जो स्पीड है वो डेंसर मीडियम में ज्यादा होती है और रेयर मीडियम में कम होती है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट बात बोल रहे थे, बस लड़े जा रहे थे एक दूसरे से, है ना। तभी एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था फोकॉल्ट। फोकॉल्ट उन्होंने क्या किया, अपने कुछ एक्सपेरिमेंट करे। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि जो लाइट की स्पीड है वो रेयर मीडियम में ज्यादा होती है और डेंसर मीडियम में कम होती है ना। अब जो एक्सपेरिमेंट चीजें सामने दिख रही है उसको थोड़ी ना कोई गलत कर देगा, है ना। तो अब ये इनके एक्सपेरिमेंट जब हुआ तो इससे क्या हुआ, इनके न्यूटन की थ्योरी गलत हो गई और हाइगेंस की थ्योरी सही हो गई। अब जो चीजें सामने दिख रही है उसको कोई गलत नहीं कर सकता। तो फोकॉल्ट के एक्सपेरिमेंट का बड़ा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद ही न्यूटन की थ्योरी गलत सिद्ध हो पाई और हाइगेंस की थ्योरी सही प्रूफ हो पाई। तो इसके फिर कई सालों के बाद एक साइंटिस्ट थे हर्ट्ज, उनको एक अपनी लैब में फिनोमेना देखने को मिला। उन्होंने एक अपना सेटअप तैयार किया था और सेटअप में कुछ मेटल सेटअप लगाए थे। उन्होंने ये देखा कि जब मेटल्स में लाइट पड़ती थी तो कहीं ना कहीं उसके सेटअप में करंट का फ्लो होने लगता था। इस फिनोमेना को बाद में बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन ये बात उनको उस टाइम समझ कुछ नहीं आई, क्योंकि ये लाइट से रिलेटेड एक फिनोमेना था। इसलिए इसको समझाने के लिए इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ये चले गए किनके पास, जो लोग न्यूटन और हाइगेंस की थ्योरी पर विश्वास करते थे, मानते थे, लाइट से रिलेटेड, उनके पास गए और कहा भैया ये बताओ कैसे क्या हो रहा है, लाइट से रिलेटेड बात है। तो खास बात ये कि इस फेनोमेना को ना तो न्यूटन की थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सका और ना ही हाइगेंस की थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सका। अब बड़ी प्रॉब्लम आ गई, अब क्या किया जाए। तो फिर साइंटिस्ट लोग शांत बैठने वाले कहाँ। तो फिर एक और साइंटिस्ट आ गया, प्लांक। उन्होंने क्या किया, एक अपनी नई थ्योरी दे दी। प्लांक ने एक क्वांटम थ्योरी दे दी। प्लांक ने कहा कि लाइट जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में आगे बढ़ती है। ये पार्टिकल्स एनर्जी के पैकेट्स या बंडल होते हैं और इनका नाम बोला गया क्वांटा या फोटान बोलते हैं इनको। इनका रेस्ट मास 0 होता है, मतलब ये पार्टिकल रुक जाता है तो उसका कोई मास नहीं होता, केवल इसके बाद एनर्जी होती है। और जब ये चल रहा होता है तो उसके बाद डायनामिक मास होता है। ठीक है, तो इस तरह से प्लांक ने अपनी क्वांटम थ्योरी दी और उस क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर आइंस्टाइन ने इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया।
बाद में और भी फेनोमेना देखने को मिले, जैसे रमन इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट, इनको भी इस प्लांक्स की क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, तो अब ये आगे कि किसकी बात को सही माना जाए, कि प्लांक की बात सही है और कि हाइगन्स की बात सही है। खैर, इसके बाद और भी लाइट के कुछ फेनोमेना देखने को मिले, कुछ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फेनोमेना देखने को मिले, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए मैक्सवेल ने अपनी एक अलग थ्योरी दे दी, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, है ना। तो अब किसकी बात को सही माना जाए, कुछ लोग कह रहे थे कि लाइट वेव के फॉर्म में चलती है और कुछ लोग कह रहे थे लाइट पार्टिकल के फॉर्म में चलती है। और सब वो लोग अपना प्रूफ दिखा रहे थे, ऐसा नहीं कि वो कुछ बोल रहे हैं, वो अपने प्रूफ दिखा रहे थे। मतलब एक तरह से मेन ये समझ लीजिए, ये दो न्यूटन और प्लांक, ये मेन दो बातें कर रहे थे। न्यूटन और प्लांक कुछ पार्टिकल नेचर वाली बात कर रहे थे, और हाइगेंस और मैक्सवेल कुछ वेव नेचर वाली बात कर रहे थे। ठीक है, अब किसकी बात को सही माना जाए, ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। बात ये कि नेचर में बहुत सारे ऐसे फिनोमेना मिल रहे थे या मिले थे, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि हाइगेंस की थ्योरी सही है, मतलब लाइट का वेव नेचर होता है। और बहुत सारे ऐसे फिनोमेना मिले थे जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि प्लांक्स की थ्योरी सही है, मतलब लाइट पार्टिकल नेचर का होता है। तब क्या किया जाए, तो लास्ट में फिर यही हुआ, इसका कंक्लूजन ये निकाला गया कि लाइट जो है वो डुअल नेचर की होती है, मतलब लाइट में पार्टिकल नेचर भी होता है, लाइट में वेव नेचर भी होता है। लाइट में दो नेचर होते हैं, लाइट डुअल नेचर की होती है। ठीक है, तो कोई पूछे लाइट का नेचर कैसा है, लाइट का नेचर डुअल है, मतलब लाइट पार्टिकल और वेव दोनों नेचर की होती है। लेकिन एक बात यह है कि जब लाइट पार्टिकल नेचर को शो करती है, तब लाइट वेव नेचर को शो नहीं करती, और जब लाइट वेव नेचर को शो करती है तो पार्टिकल नेचर को शो नहीं करती। मतलब ये कि ये दोनों नेचर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, है ना। जैसे एक सिक्का होता है, उस सिक्के में एक हेड होता है और एक टेल होता है। अगर हमें किसी सिक्के को एक्सप्लेन करना है पूरी तरह से, हमें हेड भी बताना पड़ेगा और टेल भी बताना पड़ेगा, लेकिन हेड और टेल दोनों को हम एक साथ नहीं देख सकते। तो वही बात इसमें भी है कि लाइट में वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, लेकिन इन दोनों का भी एक साथ देखे नहीं जा सकते एक साथ। जब वेव नेचर दिखता है तो पार्टिकल नेचर नहीं दिखता है, और जब पार्टिकल नेचर दिखता है तो वेव नेचर नहीं दिखता। इसका मतलब ये दोनों नेचर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। कॉम्प्लीमेंट है मतलब ये कि अगर हमें लाइट को पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है तो हमें इसके पार्टिकल नेचर को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा और इसके वेव नेचर को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर हम किसी एक को एक्सप्लेन करें तो हम लाइट को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हम किसी सिक्के के बारे में बताएं तो हमें हेड भी बताना पड़ेगा और टेल भी बताना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम लाइट के बारे में एक्सप्लेन करें तो हमें पार्टिकल और वेव दोनों नेचर को बताना पड़ेगा। मतलब ये दोनों नेचर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। ठीक है, तो इस तरह से लाइट जो है वो हमारी डुअल नेचर की होती है, और एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। ये दोनों नेचर कभी हमें एक साथ दिखने को मिलते नहीं है। जब लाइट वेव नेचर दिखाती है तो पार्टिकल नहीं दिखाती है, जब पार्टिकल नेचर दिखाती है तो वेव नहीं दिखाती है, और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है पूरक, पूरा करने वाला। मतलब अगर एक जो है वो कोई भी एक लाइट को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, दोनों मिलके ही लाइट को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये लाइट के थोड़ा सा नेचर के बारे में बात थी। अभी लाइट के बारे में थोड़ा सी और आगे बातें करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।